तो लास्ट क्लास में हम SN1 के बारे में बात कर रहे थे। बातें हमारी चल रही थी SN1 मैकेनिज्म कि अगर हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 के थ्रू करवाना पड़े तो वो रिएक्शन किस प्रकार से होगी। देखिए, वन मतलब मोलिकुलरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिमोलिकुलर। और यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस वो होती हैं जो डिसोसिएशन रिएक्शन होती हैं, मतलब जिसमें आपका रिएक्टेंट ही दो पार्ट में टूट जाए, उसे हम डिसोसिएशन बोलते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर हम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं। 3 डिग्री एल्काइल क्लोराइड का हम यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे ना भाई, ये हमारे सामने दिया हुआ है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब जानते हैं हाइलो एल्केन्स के रिएक्टिविटी का जो मेन कारण होता है वो होता है इनके CX बॉन्ड में पोलैरिटी का होना और हैलोजन के लिविंग ग्रुप का होना। क्लियर। यहां पर रिएक्शन में हम सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक इस्तेमाल में लेते हैं। पोलर प्रोटिक वाटर हमारे सामने होता है जो कि पोलर प्रोटिक नेचर का रहता है। इस रिएक्शन के होने में पूरा रोल किसका रहेगा? सॉल्वेंट। पूरा रोल सॉल्वेंट का रहेगा। क्लियर। सॉल्वेंट की वजह से यहां पर बॉन्ड टूटने स्टार्ट होंगे। अब जानते हैं आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की खास बात है कि वो कैटायनिक पार्ट एज वेल एज एनायनिक पार्ट दोनों का सॉल्वेशन कर सकता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो क्या करेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? देखिए, Cl- को जो पार्शियल नेगेटिव है इसको भी सॉल्वेट करने की कोशिश करेगा। तो इसको वाटर किस साइड से घेरेगा? हाइड्रोजन की साइड से। यहां पर क्या रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें तो यहां पर भी आपके सामने आएगा, यहां रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, यहां रहेगा पार्शियल नेगेटिव। अब आप जानते हैं जब अपोजिट चार्जेस क्लोज आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर। इसी प्रकार से इसको किस साइड से सराउंड करने की कोशिश करेगा? ऑक्सीजन की साइड से। तो यहां पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव। यहां पर ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सॉल्वेट करने की कोशिश करेंगे। पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव, और इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि ये जो C और कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, यानी कि अपन X बोले तो CX बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। तो यहां से लिविंग ग्रुप हट जाएगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो ये CX बॉन्ड टूटा है ये किसकी मदद से टूटा है? सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट नहीं होता तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपको मिलती ही नहीं। तो यहां से ये बॉन्ड तोड़कर निकलेगा। और बॉन्ड होमोलैटिकली टूटा है कि हेट्रोलैटिकली? हेट्रोलैटिकली, बिल्कुल सही। तो अगर ऐसा टूटा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस। और इस पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस। अभी तो जो आयंस बने हैं इनका सॉल्वेशन और होगा। अब बताइए सॉल्वेंट कैसा है? पोलर प्रोटिक। तो इन दोनों को और सॉल्वेट करेगा कि नहीं करेगा? एनर्जी और रिलीज होगी। तो जो CX बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए वो आपके केटायन और एनायन के सॉल्वोलाइसिस से ही मिलती है। किससे मिलती है? सॉल्वोलाइसिस। यानी कि इनका सॉल्वेशन जब होगा तो एनर्जी रिलीज होगी और उसी की वजह से आपका CX बॉन्ड टूटा है। क्लियर। अब आपके सामने क्या बन गया है? कार्बोकेटायन। बताइए कार्बोकेटायन का पहला काम, पूछो इससे रीअरेंज करेगा क्या? दूसरा काम, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? एक तो Cl- भी है, अगर इसे अटैक कर दे तो वापस बॉन्ड बना लेगा, रिएक्शन वापस चली जाएगी। दूसरा आपका कौन है? वाटर। और वाटर भी तो किसका काम करता है? न्यूक्लियोफाइल। पक्का? आप बताइए जब भी कोई अपने लोन पेयर से अटैक करता है तो कैसा चार्ज ले बैठता है? पॉजिटिव। पक्का? ध्यान से सुनते रहना। हम ये स्टेप नॉर्मली लिखते नहीं थे। जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है लोन पेयर से तो हम H हटा के सीधा जोड़ते थे, लेकिन आज आपको बताया जाएगा यहां पर ये जुड़ जाएगा। बताइए ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो OH2 प्लस क्या होता है? लिविंग ग्रुप। तो ये वापस बॉन्ड तोड़कर हटेगा तो पूरी रिएक्शन कहां जा सकती है? बैकवर्ड। हालांकि आप जानते हैं इस प्लस को, जो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया है, इसको कोई ना कोई वाटर मॉलिक्यूल आकर हटाएगा। ये एक प्रकार की एसिड बेस रिएक्शन होगी। यहां से H प्लस चुरा ले जाएगा वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल। तो आपके सामने यहां पर फाइनली कौन लगा हुआ मिलेगा? फाइनली आपको कौन लगा हुआ मिलेगा? OH। क्लियर। और साथ में कौन बन जाएगा? H3O प्लस। अब आप जानो, हम सीधा यहां से यहां पहुंचते थे, ये डायरेक्ट। क्लियर। क्योंकि ये वाला जो स्टेप है H प्लस हटने वाला, इसको डिप्रोटोनेशन बोलते हैं, ये हम लिखते ही नहीं थे। तो SN1 जो रिएक्शन है, क्या ये भी SN2 की तरह एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है? नहीं, ये तो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है। क्या इसमें भी SN2 रिएक्शन की तरह कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता? बनता है ना। इसका तो इंटरमीडिएट कौन है? कार्बोकेटायन। पक्का? यस। अगर हमसे पूछे अगर ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है
तो फिर कोई ना कोई स्टेप इसका स्लो स्टेप या आरडीएस होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए, इट इज जस्ट एन एसिड बेस रिएक्शन, इसने इसका H प्लस चुराया है, एसिड बेस रिएक्शन है, और एसिड बेस रिएक्शन कैसी होती है? फास्ट। तो ये वाला स्टेप तो कैसा मिलेगा? फास्ट। इस स्टेप पर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करेगा, यहां पर केवल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। क्लियर? ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, बॉन्ड फॉर्मेशन वाले स्टेप कैसे जाएंगे? फास्ट। क्लियर? और यहां पर आपका बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, गौर से देखिए, तो ये वाला जो स्टेप रहेगा ये कैसा रहेगा? स्लो स्टेप। क्या रहेगा बेटा? स्लो स्टेप। इसी को हम क्या बोलेंगे? आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बताइए आरडीएस के अंदर किसकी फॉर्मेशन हुई है? कार्बोकेटाइन। और हम एक बात जानते हैं, जो केटाइन स्टेबल होते हैं वो जल्दी बनते हैं। तो अगर SN1 का हमसे रेट पूछे तो जितना ज्यादा स्टेबल केटाइन बनेगा SN1 उतना ही फास्ट जाएगा। खत्म हो गया, ये था SN1। छापिए, आगे बढ़े। मीन्स लिविंग ग्रुप इज एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की मदद से हम लिविंग ग्रुप को हटा देंगे। बातें नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी निपटाएंगे। SN1 लिविंग ग्रुप हटा दो, कार्बोकेटाइन बना दो। कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा SN1 रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल केटाइन जल्दी बनता है। बाहर से कोई हल्का सा बोलता है वो सुन जाता है, या मास्टर चिल्ला चिल्ला के फेफड़े फोड़ दे तो भी नहीं सुनाई देता है। आज वो बाहर से चिल्ला रहा है, 10-15 साल बाद तुम चिल्ला रहे होंगे, फिर कोई और बैठा हुआ सुन रहा होगा। चिल्लाना तो पड़ेगा, कहाँ चिल्लाना है ये जगह आप डिसाइड करोगे। निपटा दिया है क्या? तो SN1 में सिंपल सा है, लिविंग ग्रुप को हटा दो, कार्बोकेटाइन बना दो। लिविंग ग्रुप के हटने में कौन मदद करता है? सॉल्वेंट। पूरा रोल सॉल्वेंट का है, यू कांट इग्नोर सॉल्वेंट। निपटा दिया है क्या? अब तो निपटा दिया होगा। लिखिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक CX बॉन्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक CX बॉन्ड मतलब कार्बन हेलोजन बॉन्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक CX, ऐसे लिखना जैसे मैंने लिखा हुआ है, टू ब्रेक CX बॉन्ड इज रिकवर्ड, is recovered, is recovered by the solvation of, by the solvation of R plus and X minus, by the solvation of R plus and X minus। ये जो बॉन्ड की आपके एनर्जी तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, कोई बॉन्ड अपने आप तो टूटेगा नहीं, तो ये एनर्जी कहां से मिलेगी? ये देखो प्लस और माइनस बना है कि नहीं बना है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर तो इनका क्या होगा? सॉल्वेशन, और सॉल्वेशन से क्या रिलीज होती है? एनर्जी। तो ये जो बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इनके सॉल्वेशन से ही रिकवर की जाएगी। नेक्स्ट लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SN1 रिएक्शन, जैसे SN2 में लिखा था एग्जैक्टली वैसे ही। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन। तो एक साइड लिखेंगे बातें, दूसरी साइड उनका रिजल्ट। बताइए SN1 का मैकेनिज्म कैसा है? सिंगल स्टेप है कि मल्टी स्टेप है? तो लिखोगे मल्टी स्टेप, मल्टी स्टेप। एनसीईआरटी इसको क्या लिखता है? टू स्टेप। टू स्टेप का मतलब पहले स्टेप में केटाइन का बनना और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना। मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है, ये SN2 जैसे सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, मतलब इट इज नॉट एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ये कोई एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो बातें होंगी काइनेटिक्स की। किसकी बातें होंगी? काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है इस रिएक्शन का, और रेट लॉ एक्सप्रेशन कहां से लिखा जाता है?
RDS कहां से लिखा जाता है? RDS। तो बताइए, अगर अपन बात करना चाहें, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, RDS में कौन इन्वॉल्व है? केवल और केवल आपका RX। हालांकि इन्वॉल्वमेंट तो सॉल्वेंट का भी है, बट सॉल्वेंट किस में होता है? एक्सेस। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ RX। RX मतलब एल्काइल हैलाइड, रेज टू पावर 1, ये हमारे सामने रहेगा। अब आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए किसी कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड के इज द रेट कांस्टेंट। तो ये हमारे सामने आ जाएगा RX रेज टू पावर 1। मतलब क्या कहना चाहते हो आप? फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या SN1 रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगा? रेट लो एक्सप्रेशन में न्यूक्लियोफाइल है ही, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जहां अटैक कर रहा है वो फास्ट स्टेप है, तो ये रेट लो एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। SN2 रिएक्शन का रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करता था, बट SN1 का डिपेंड नहीं करेगा। कौन से काइनेटिक्स को फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ऐसे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। SN1 रिएक्शन फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो सिंपल टिक मारने वाले क्वेश्चन अगर पढ़ के जाओगे तो बड़ी आसानी से बनेंगे। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इंटरमीडिएट के बारे में बताओ। क्या इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट है? क्या है? तो लिखो इसके सामने, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन RDS। इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन RDS। RDS बोल दो, स्लो स्टेप बोल दो, एक ही बात। कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट इन RDS। इसी में ही दूसरा पॉइंट लिखो या ऐसे करके, स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड फास्टर। स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड फास्टर। केटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना जल्दी बनेगा। मतलब आपको रिएक्शन का रेट बता रहा है कि केटाइन जितनी जल्दी बनेगा रिएक्शन उतनी फास्ट। पक्का? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमें बात करनी पड़ेगी इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। किसकी बात करेंगे? स्टीरियो केमिस्ट्री। तो अभी स्टीरियो केमिस्ट्री हम यहां समझेंगे, पहले जो पॉइंट्स हैं वो आप मेंशन कर देंगे, लिखेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री क्या यहां पर। SN1 रिएक्शन समझाऊंगा, स्टीरियो अभी समझाया नहीं, ठीक है? SN1 रिएक्शन proceeds with SN1 reaction proceeds with SN1 reaction proceeds with retention as well as inversion of configuration. SN1 reaction proceeds with retention as well as inversion of configuration. SN1 में दोनों होते हैं, रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? SN1 reaction proceeds with retention as well as inversion of configuration. I will explain this thing, अभी समझाए नहीं है। इसी में सेकंड पॉइंट लिखेंगे, inversion is more than 50%. Inversion is more than 50%, मतलब इन्वर्जन ज्यादा रहेगा, रिटेंशन क्या रहेगा? कम। Inversion is more than 50%. इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, partial racemization may take place. Partial racemization may take place. Partial racemization may take place. अगर रेसमाइजेशन हुआ तो कैसा हो सकता है? पार्शियल रेसमाइजेशन में टेक प्लेस। क्लियर? अब मुद्दे की बात आती है कि सर स्टीरियो की तो बात अभी तक आपने की ही नहीं, हमें कुछ चमका ही नहीं। चलिए समझते हैं इसको बहुत ही डिटेल में, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मान लीजिए हमारे सामने एक कंपाउंड कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, यहां पर लगा हुआ है Br, यहां पर लगा हुआ है Pr। Pr का मतलब एब्रीवेशन इस्तेमाल में लिया गया है, प्रोपाइल ग्रुप, जानबूझकर इस्तेमाल में ले रहा हूं, प्रोपाइल। प्रोपाइल का मतलब समझ गए, CH2CH2CH3, इसको क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। फिर मैं इस्तेमाल में लूंगा ET। ET तो सबको याद है, इसका मतलब क्या होता है? इथाइल।
पक्का। और फिर इस्तेमाल में लूंगा एमी, एमी का मतलब क्या होता है, मिथाइल। तो ये तो याद है एटी और एमी, प्रोपाइल वाला भूल गए शायद आप। तो ये हमारे सामने है। इधर अगर अपन बात करें, वैज के ऊपर कौन लगा हुआ है, ईटी, और डैश के ऊपर कौन लगा हुआ है, एमी। ईटी एमी पी आर क्लियर हो गया। So this is your living group and this living group is attached at the chirality center. आप देख सकते हैं चारों ग्रुप अलग अलग हैं, तो it is a chirality center. Now reaction will take place in polar protic solvent because पूरा ही रोल किसका है, solvent. अब समझिए, मैं बता रहा हूं यहाँ SN1 होगा, मैं बता रहा हूं यहां पर SN1 होगा। कुछ दिनों बाद आप पहचानने लगेंगे कि हाँ SN1 ही होगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि SN1 होता कैसे है। तो SN1 में लिविंग ग्रुप को हटाना है और कार्बोकेटाइन बनाना है, पक्का, यस। तो जो आपका लिविंग ग्रुप है ये हटेगा। लिविंग ग्रुप ऑलवेज एलिमिनेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बताइए किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, अगर ऐसा हुआ तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बोकेटाइन। और शायद बहुत सारी बातें आप पहले से जानते हैं। यहां पर कौन रहेगा, ईटी, यहां पर कौन रहेगा, एमी, पक्का, यस। और यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल। आप जानते कि नहीं जानते हैं, कार्बोकेटाइन के पास एक वैकेंट पी ऑर्बिटल रहेगा, ये बन गया कार्बोकेटाइन। और यहां से कौन हट गया है, बी आर माइनस, पक्का। ये बॉन्ड आपका हेट्रोलाइटिकली टूट गया है। अब इसमें मुद्दे की जो पॉइंट है ना, वो ये है कि जैसे ये बॉन्ड टूटता है तो ये कार्बोकेटाइन और जो आपका बी आर माइनस है, ये एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में रहते हैं। जाहिर सी बात है, प्लस और माइनस के बीच में क्या रहेगा, फ्रैक्शन तो रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे अगर आपने पढ़ा हो आयोनिक चैप्टर को ढंग से, तो जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, जैसे NaCl है, इसको अगर आपने वाटर में डाला है, किसमें डाला है, तो ऐसा नहीं है ये तुरंत Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में टूट जाता है, नहीं। आप जानते हैं पहले ये टूटेगा किसमें, ऐसे Na प्लस, यहां पर कौन आने लगेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, और क्या रहेगा, Cl माइनस। ये दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में है। थोड़ी देर के बाद ये टूट जाएगा, Na प्लस एक्वस, और साथ में कौन रहेगा, Cl माइनस एक्वस, ये बनेगा। इसका मतलब अब इस Na प्लस का उस Cl माइनस से कोई लेना देना नहीं है। बट राइट नाउ दीज टू आयंस आर इन कॉन्टैक्ट। आप इनको कह सकते हैं सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर। ये प्लस माइनस के बीच में कौन आ गया है, सॉल्वेंट। तो यहां पर जब बॉन्ड टूटता है तो ये दोनों एक बॉन्ड अब इनके बीच में नहीं है, बस केवल और केवल क्या है, आयोनिक अट्रैक्शन, क्लियर। तो यहां पर ये फॉर्मेशन हो जाता है हमारे सामने कॉन्टैक्ट आयन पेयर का। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, कॉन्टैक्ट आयन पेयर, ये हमारे सामने बन जाता है। या फिर इसी को ही हम कई बार बोल देते हैं इंटीमेट आयन पेयर। इंटीमेट आयन पेयर मतलब आयन पेयर होना चाहिए। आयन पेयर का मतलब समझ गए हो कि दोनों आयंस अभी भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, क्लियर। आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बोकेटाइन पर अटैक करने के लिए क्या है, तैयार। अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट, वाटर, जो कि ज्यादा मात्रा में रहेगा, तो इसी के साथ टकराने के चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। कार्बोकेटाइन में आपका जो कार्बन होता है उसके पास पी ऑर्बिटल होता है, फ्री पी ऑर्बिटल, कई बार बातें कर चुके हैं। और एक पी ऑर्बिटल की खास बात है, उसके पास दो लोब होती हैं, और वो दोनों लोब में से कहीं से भी बॉन्ड बना सकता है। सही बात है कि नहीं है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करे और बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले। जहां से लिविंग ग्रुप हट रहा है वहीं से न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की कोशिश कर रहा है। तो बताएंगे इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज फ्रंट साइड अटैक। क्या बोला था, फ्रंट साइड अटैक। और मैंने आपको समझाया था फ्रंट साइड अटैक से क्या होता है, रिटेंशन, और बैक साइड अटैक से क्या होता है, इन्वर्जन। फ्रंट साइड अटैक का मतलब यहां पर जिस साइड से लिविंग ग्रुप हट रहा है उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। तो बताइए यहां पर कौन जाकर जुड़ जाएगा, OH। मैंने H प्लस हटा के सीधा जोड़ दिया, डीप्रोटोनेशन वाला स्टेप हटा दिया है, तो यहां पर रहेगा PR। बताइए यहां पर अगर अपन बात करना चाहे तो कौन था, ET, और यहां पर कौन रहेगा हमारे सामने, Me। जरा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को गौर से देखिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को गौर से देखिए, ये तीनों ग्रुप एग्जैक्टली वैसा ही है, कोई चेंज। जस्ट जो आपका लिविंग ग्रुप था उसकी जगह किसने ले ली है, न्यूक्लियोफाइल। अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे तो भी वैसे ही बनती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोडक्ट आपके सामने बना है इसमें हुआ है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या हुआ है मेरे भाई, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, पक्का, यस। अभी और भी समझाएंगे, RS से भी समझाऊंगा इसको। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो कहां से अटैक करे, बैक साइड। कहां से अटैक करे,
बैक साइड से, ये यहां से अटैक करने की कोशिश करे, इसको कौन सा अटैक बोलोगे आप? इसको बोलेंगे बैक साइड अटैक। क्या बोलेंगे मेरे भाई? बैक साइड अटैक। पक्का? यस। बताइए बैक साइड अटैक क्या करवाता है, रिटेंशन या इन्वर्जन? लिविंग ग्रुप के बिल्कुल 180 से अटैक कराना, बिल्कुल पीछे से। तो बताइए यहां से बॉन्ड बनेगा, यहां पर बॉन्ड बनेगा, तो इस बार जो आपके सामने रहेगा, यहां पर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा? OH। यहां पर कौन चला जाएगा? Br। बताइए वेज के ऊपर अगर अपन बात करना चाहें तो वेज पर कौन है? Et। और डैश के ऊपर कौन है? Me। ये हमारे सामने प्रोडक्ट बनेगा। और बैक साइड अटैक से क्या होता है? क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यू कैन सी कि जो आपका ट्राइंगल था वो बदल चुका है। क्लियर? ये हमारे सामने है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हम इन चीजों को दूसरे तरीके से भी समझाएंगे। ये हमारे सामने आ गया है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कौन सा अटैक ज्यादा फिजिबल है, फ्रंट साइड अटैक या बैक साइड अटैक? बैक साइड अटैक। बिकॉज यहां ये लिविंग ग्रुप आने वाले न्यूक्लियोफाइल को कोई ना कोई हिंड्रेंस देगा। साइड ब्लॉक कर दी उसने। मान लीजिए अगर अपन बात करें इस डोर से आ रहे हैं और मैं इस डोर से जा रहा हूं, आप इस डोर से आ रहे हो और मैं इस डोर से जा रहा हूं, तो मैं जाते हुए कुछ ना कुछ तो हिंड्रेंस प्रोवाइड करूंगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इधर से आएंगे वो क्या आएंगे? कम। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई बस है, बस में दो चीजें लिखी होती है, इन और आउट। हालांकि हमें कद्दू फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे सामने कौन सा आया है। इन वाला है तो उससे इन हो जाएंगे, आउट वाला है तो उससे भी हम इन ही होंगे। तो लेकिन अगर आप आउट वाले डोर से इन होने की कोशिश करेंगे तो वहां से यात्री उतर रहे होंगे और आप चढ़ने की हिंड्रेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और अगर अपन इन वाले से इन हो और उसमें से कोई नहीं उतर रहा हो तो आप आसानी से चढ़ पाएंगे। यहां से लिविंग ग्रुप हट रहा है और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो यहां से अटैक होने की पॉसिबिलिटी कम है और यहां से तो कोई हिंड्रेंस ही नहीं है। मतलब फ्रंट साइड अटैक कम होगा और बैक साइड अटैक, तो इन दोनों में से दोनों प्रोडक्ट बराबर बनेंगे या कोई ज्यादा कम बनेगा? इस साइड वाला अटैक वाले प्रोडक्ट ज्यादा और उस साइड से अटैक वाले प्रोडक्ट कम। तो ये तो क्या हो रहा है? इन्वर्जन। तो आप बताइए ये जो प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा वो क्या रहेगा? मोर देन 50%। आपने यही तो लिखा है कि इन्वर्जन क्या रहेगा? मोर देन 50%। और ये जो प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा दैट विल बी लेस देन 50%। क्लियर? अगर आप गौर से देखो तो बने हुए आपके जो प्रोडक्ट हैं वो एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। जो बने हुए प्रोडक्ट आपके हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? एनेंशियोमर्स हैं। आप चेक कर सकते हैं। अगर अपन यहां पर क्या रख देते हैं, मैं इसको थोड़ा ठीक से बना देता हूं तो चीजें आपको और भी क्लियर हो जाएंगी। यहां पर हमारे सामने कौन है? Br। और यहां पर कौन है? OH। यू विल फाइंड कि एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज। क्लियर? और अगर आप देखेंगे तो इसमें कितना कायरल्टी सेंटर है? सिंगल। सिंगल कायरल्टी सेंटर वाला मॉलिक्यूल क्या होता है? कायरल। और कायरल मॉलिक्यूल की मिरर इमेज उसका एनेंशियोमर। और अगर किसी रिएक्शन में बने हुए प्रोडक्ट एक दूसरे के क्या होते हैं? एनेंशियोमर, तो रेसमाइजेशन होता है। कंप्लीट रेसमाइजेशन कब होता? जब दोनों की अमाउंट एग्जैक्टली बराबर होती, कंप्लीट रेसमाइजेशन होता। लेकिन आप जानते दोनों की अमाउंट एग्जैक्टली बराबर नहीं है, तो रेसमाइजेशन कैसा होगा? पार्शियल। मतलब ये वाला प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा रह जाएगा और वो वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा? कम। इस कंडीशन में बताओ रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? एक्टिव। कारण ऐसे समझो, मान लो ये कितना बना है? 55%। और वो कितना बना है? 45%। तो पता है रेसमाइजेशन कितना होगा? इसका 45 इसके 45 को कैंसिल कर देगा, तो 90% तो कैंसिल हो गया, 10% बच गया है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट में इसकी अमाउंट क्या रहेगी? ज्यादा, जो कि ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा। अगर ये भी 50 होता, ये भी 50 होता, तो रेसमाइजेशन 100% और रिजल्टेंट सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट यहां पर क्या रहेगा? एक्टिव। क्लियर? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या हमेशा ही SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन होगा? क्या हर SN1 रिएक्शन में रेसमाइजेशन होगा? नहीं। ये तो बने हुए प्रोडक्ट क्या आ गए? एनेंशियोमर। मानो ये कायरल्टी सेंटर होता ही तो फिर थोड़ी रेसमाइजेशन होता। अगर बने हुए प्रोडक्ट आपके एनेंशियोमर्स हैं तो रेसमाइजेशन होगा, और बने हुए प्रोडक्ट अगर आपके एनेंशियोमर्स नहीं है तो रेसमाइजेशन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। क्लियर? तो एक तो हमने इस तरीके से समझा रिटेंशन इन्वर्जन को। अब हम RS से भी समझते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि RS हैज नथिंग टू डू विद रिटेंशन एंड इन्वर्जन।
वो डिफाइंड हो या ना हो, SN2 में हमेशा इन्वर्जन होता था, SN1 में हमेशा रिटेंशन और इन्वर्जन होगा। लेकिन अगर कायरलिटी सेंटर है तो हम उसकी मदद से पहचान सकते हैं। चलिए, यहां पर लिविंग ग्रुप कायरलिटी सेंटर पर लगा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन असाइन करवाइए। आपको प्रायोरिटी असाइन करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? Br, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी 1। अब दूसरे पर Pr को मिलेगी, तीसरी पर Et और चौथे पर Me। CIP सीक्वेंस रूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बताइए 1 से कहा जाऊंगा 2, 2 से कहा जाऊंगा 3, कैसे मूव कर रहा हूं? क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी डैश आर। क्लियर? इधर आइए, इस पर बात करते हैं। इसकी अगर अपन बात करें तो प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 1। भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है ना। फिर इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 2। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 3। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 4। कैसे मूव कर रहा हूं? क्लॉकवाइज। तो कौन आएगा? आर। देख लो, आर से आर रिटेंशन। अगर इसमें अगर अपन बात करें तो इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 1। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 2। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 3। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 4। 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर एस, आर एस। तो इस बार बने हुए प्रोडक्ट क्या है? एनएंशियमर्स। तो आर से आर रिटेंशन, आर से एस इन्वर्जन। तो बात तो सही है। फ्रंट साइड अटैक लीड्स रिटेंशन एंड बैक साइड अटैक लीड्स इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये बात आपको क्लियर आ गई है? तो जो स्टीरियो पॉइंट में लिखे गई बातें थी, क्या वो हमने समझा दिया है? अगर आपसे पूछे कि SN1 में अगर पार्शियल इन्वर्जन हुआ, क्या हुआ? पार्शियल इन्वर्जन हुआ, यानी कि 100% आपका जो है वो रेसिमिक मिक्सचर नहीं बना, तो उसका कारण क्या रहेगा? कॉन्टेक्ट टाइम। अगर ये नहीं बनता, अगर ये Br यहां पर नहीं होता, तो दोनों साइड से अटैक 50-50% होता। तो उस केस में आपका रिटेंशन का प्रोडक्ट और इन्वर्जन का प्रोडक्ट एग्जैक्टली बराबर बनता। एग्जैक्टली बराबर ना बनने का कारण क्या है? कॉन्टैक्ट आयन पेयर फॉर्मेशन। छापिए, आगे बढ़िए। ये SN1 की केमिस्ट्री है। हालांकि मैं इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं, बस तुमको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करना पड़ेगा। अगर कार्बोकेटाइन कायरलिटी सेंटर में कन्वर्ट हो जाए, आर भी बनेगा और एस भी बनेगा। और यही पॉइंट रेडिकल के केस में बोला था कि अगर आपका sp2 कार्बन कायरलिटी सेंटर बनता है तो आर और एस दोनों बनते हैं। जल्दी जल्दी निपटा देंगे मेरे भाई। हमें सब ये इतना करने की जरूरत, ये तो मैंने समझाया कि वास्तव में आर और एस दोनों ही बनते हैं। हमें तो पता चल गया कि SN1 में अगर कायरलिटी सेंटर बनेगा तो आर भी बनेगा और एस भी बनेगा। आर से आर बनेगा वो कम बनेगा, आर से एस बनेगा वो थोड़ा सा ज्यादा। खत्म हो गई कहानी। जल्दी जल्दी निपटाएंगे। अगर बने हुए प्रोडक्ट एनेंशियोमर्स हैं तो क्या होगा? रेसमाइजेशन। अगर नहीं है तो नहीं होगा, मतलब कायरलिटी सेंटर जनरेट हो गया तो रेसमाइजेशन हो जाएगा। निपटा दिए हो क्या? आजाद में निपटा दोगे? ये सारे मैकेनिज्म हमें काम आएंगे, एल्काइल हैलाइड में भी, अल्कोहल में भी और ईथर में भी। लिविंग ग्रुप बदलेंगे, रिएक्शन का अंदाज सेम रहेगा, बस जहां Br है वहां OH2 प्लस आ जाएगा। रिएक्शन नहीं बदलेगी, रिएक्शन इसी तरीके से चलती रहेगी। अब निपटा दिया है क्या मेरे भाई? अपन ने एल्केन के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ी थी,
तो वो मैंने पीडीएफ एक शेयर की हुई है, वो लिख लेना आपको ना। छुट्टी है कल आपकी, तो उसको लिख लोगे। उसके लिखने के बाद क्या रहेगा कि एनसीईआरटी अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी की हर बात है मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अगली क्लास में, क्योंकि उसमें समझाने में कम और लिखने में टाइम ज्यादा लगता है। निपटा दिया है क्या? पक्का? आप निपटाया क्या? आप निपटा दिया है? चलिए, देखिए बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे भी होती हैं जिनमें ये दोनों प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या बन जाते हैं, बराबर। देयर नंबर ऑफ रिएक्शंस जिनमें 100% क्या हो सकता है, रेसमाइजेशन। बट मैक्सिमम रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट ज्यादा और रिटेंशन वाला प्रोडक्ट कम बनता है। नीट 2022 में क्वेश्चन सेट किया उसने, नीट 2022 में क्वेश्चन सेट किया। उससे पहले जो क्वेश्चन आए थे उसमें ऐसे दिया था, इन SN1 इन्वर्जन एंड रिटेंशन इक्वल अमाउंट में बनता है। ऑप्शन दिया रिटेंशन 50% से ज्यादा होता है, ऑप्शन दिया इन्वर्जन 50% से ज्यादा होता है, फोर्थ ऑप्शन कुछ भी दे दिया। तो उस केस में आप किस आंसर के साथ जाओगे, इन्वर्जन इज मोर देन 50%। आ चुका है क्वेश्चन। नीट 2022 में उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्लियर? और पहली स्टेटमेंट उसने ऐसी दी, पेपर में स्टेटमेंट चेंज होती कोड वाइज। एक पेपर में पहली स्टेटमेंट ये थी कि इन SN1 रिएक्शन 100% रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस। 100% रेसमाइजेशन का मतलब समझते हो कि दोनों की अमाउंट एग्जैक्टली क्या बनेगी, सेम। तो जिस बच्चे ने स्टेटमेंट को देखा उसको लगा स्टेटमेंट क्या है, गलत। और नॉर्मली अगर आप हमेशा बोल रहे हो तो स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, गलत। लेकिन उसके बाद एक स्टेटमेंट और दे रखी थी, एनेंशियोमर्स हैव सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। एनेंशियोमर्स की मिरर इमेज कैसी होती है, नॉन सुपर इंपोजेबल। अब बताओ कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे, सेकंड ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि वो तो 100% ही क्या है, गलत है। हालांकि एनसीईआरटी जब इस स्टीरियो को समझाता है तो एनसीईआरटी लिखता है कि दोनों की अमाउंट कितनी बनती है, 50-50। एनसीईआरटी ने इस स्टीरियो को इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया। तो हमें ध्यान रखना है इस बात का कि 100% रेसमाइजेशन भी हो सकता है। देयर आर नंबर ऑफ रिएक्शंस। बहुत सारे लोग फुल कॉन्फिडेंस से बोलते हैं नहीं SN1 मतलब इन्वर्जन मोर देन 50%। मूर्ख लोग हैं, उनसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिनमें 100% रेसमाइजेशन भी ऑब्जर्व हुआ है। तो 100% रेसमाइजेशन भी हो सकता है या फिर पार्शियल इन्वर्जन। पार्शियल इन्वर्जन का मतलब क्या है, इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनना। क्लियर? लेकिन अगर पार्शियल इन्वर्जन हुआ तो उसका कारण क्या होगा, कॉन्टैक्ट आयन पेयर फॉर्मेशन। पार्शियल इन्वर्जन का मतलब क्या है, अगर मैं इसमें पूछूं तो पार्शियल इन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ, 10% इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट क्या बना है, ज्यादा। तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल इन्वर्जन। उसका कारण क्या है, उसका कारण है ये कॉन्टैक्ट आयन पेयर फॉर्मेशन। अगर यहां पर ये Br माइनस नहीं होता, दोनों बराबर बनते, बनते कि नहीं बनते। तो नेक्स्ट जो पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं वो जबरदस्त है, उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको लिखना है। या तो 100% आपका क्या हो सकता है, रेसमाइजेशन, या फिर पार्शियल इन्वर्जन। लिखिए, द आयन पेयर कॉन्सेप्ट। आयन पेयर कॉन्सेप्ट का मतलब कॉन्टैक्ट आयन पेयर, इंटीमेट आयन पेयर, इनकी बात कर रहा है। द आयन पेयर कॉन्सेप्ट, the ion pair concept predicts, the ion pair concept predicts that SN1 reaction, the ion pair concept predicts that SN1 reaction, that SN1 reactions can display, that SN1 reactions can display either complete racemization, either कंप्लीट रेसमाइजेशन मतलब दोनों कितने बन सकते हैं, 50-50%, और पार्शियल इन्वर्जन, आइदर कंप्लीट रेसमाइजेशन और पार्शियल इन्वर्जन, आइदर कंप्लीट रेसमाइजेशन और पार्शियल इन्वर्जन। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? चलिए, एक बात होती है एक्सटेंट ऑफ रेसमाइजेशन। क्या होती है, एक्सटेंट ऑफ रेसमाइजेशन, कि कितना रेसमाइजेशन हुआ। अब समझो अगर मैं बोलूं ये 45% बना है, ये 55% बना है, तो रेसमाइजेशन कितना हुआ इसमें, 90%। उसका 45 इसके 45 को क्या कर देगा, कैंसिल आउट।
करेगा कि नहीं करेगा? तो 45 से कैंसिल, तो टोटल कितना कैंसिल हो गया? 90। 10% इसका ज्यादा है, तो 10% इसमें इन्वर्जन देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए अगर ये बने हमारे सामने 40% और ये बने 60%, तो बताओ एक्सटेंट ऑफ रेशमाइजेशन कितना हुआ? कितना होगा? उसका 40 इसके 40 को कैंसिल आउट, 80%। 20% अभी भी इसकी अमाउंट क्या है? ज्यादा। तो एक्सटेंट ऑफ रेशमाइजेशन कब ज्यादा होगा बताओ? जब दोनों की अमाउंट बराबर बने या दोनों के अमाउंट में डिफरेंस ज्यादा हो। डिफरेंस ज्यादा हो या कम हो? अबे दिमाग से पैदल लोगों, ये भी 50 बना और ये भी 50 बना, तो एक्सटेंट ऑफ रेशमाइजेशन कितना हुआ? 100%। वो बना 45 और ये बना 55, तो एक्सटेंट ऑफ रेशमाइजेशन घट गया, कितना हो गया? 90%। वो बना 40 और ये बना 60, तो और घट गया एक्सटेंट ऑफ रेशमाइजेशन। क्लियर? और ये एक्सटेंट ऑफ रेशमाइजेशन कितना होगा, ये डिपेंड करता है इस कॉन्टेक्ट आयन पेयर पर। ये कॉन्टेक्ट आयन पेयर अगर बने ही नहीं तो 100% रेशमाइजेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये कॉन्टेक्ट आयन पेयर कम टाइम के लिए बने, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बना और तुरंत बी आर माइनस क्या हो गया? दूर, तो फिर जैसे ही बी आर माइनस दूर हुआ, फिर तो फ्रंट साइड अटैक बैक साइड अटैक बराबर चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ये कॉन्टेक्ट आयन पेयर जितनी देर के लिए बना रहेगा ना, उतनी ही देर के लिए बैक साइड अटैक ज्यादा फिजिबल रहेगा। और ये डिपेंड करता है कि जो आपके आयंस बने हैं वो कितने ज्यादा स्टेबल है। मान लीजिए कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल बनता है, क्या बनता है? हाईली स्टेबल, तो तुरंत बी आर माइनस को फ्री कर देगा, कि तेरा कोई मतलब नहीं है। और ये अगर अनस्टेबल बनता है तो भाई साहब प्लस माइनस के साथ चिपका रहेगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? स्टेबलाइज। तो ये कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, कॉन्टेक्ट आयन पेयर उतने ही कम टाइम के लिए बनेगा। क्लियर? और रेशमाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? और अगर ये बी आर माइनस यानी कि एनायन भी जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, वो उतना ही जल्दी यहां से क्या हो जाएगा? दूर। आप सोचिए बी आर माइनस की जगह आई माइनस होता ना, तो वो और ज्यादा स्टेबल होता, तो उसको स्केटायन का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जितना ज्यादा स्टेबल एनायन बनेगा, जितना ज्यादा स्टेबल केटायन बनेगा, रेशमाइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि ये उतनी ही जल्दी क्या हो जाएंगे? दूर। आगे बात समझ में? यानी कि वही बस वाली बात है। मान लीजिए बस आके रुकी, आप आउट वाले से इन होने की कोशिश कर रहे हो, अगर जो उतरने वाले हैं वो जल्दी उतर जाएंगे तो फिर पीछे से भी ज्यादा चढ़ पाएंगे। सही बात है कि नहीं है? और वो धीरे धीरे उतर रहे हैं, इतने धीरे उतर रहे हैं कि बस चल पड़ी है, फिर हो सकता है आपका नंबर भी ना आए। तो ये कितने जल्दी सेपरेट होंगे, ये डिपेंड करता है इन दोनों की स्टेबिलिटी पर। तो इसको तो हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से ही समझेंगे। और उसको एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होता है, बताओ उसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो हम ये नहीं लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, हम ये लिखेंगे लिविंग ग्रुप एबिलिटी। अगर ये एनायन ज्यादा स्टेबल होगा तो ये कॉन्टेक्ट आयन को जल्दी छोड़ देगा। क्लियर? तो उसको तो बात करेंगे किसमें? लिविंग ग्रुप एबिलिटी में। और इसमें बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। यानी कि अगर हमसे बात पूछी जाए, जबरदस्त बात है भैया, नॉर्मली आप लोगों से पूछी नहीं जाती है। अगर हमसे बात करें एक्सटेंट ऑफ रेशमाइजेशन, एक्सटेंट ऑफ रेशमाइजेशन, तो बताइए किस पर है? डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन सेम बन जाए तो फिर क्या देखना पड़ेगा? लिविंग ग्रुप एबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। ये लीजिए, extent of racemization is directly proportional to stability of carbocation and living group ability। एक टाइम पर एक ही बदलेगा, केटाइन सेम बनाएगा तो लिविंग ग्रुप को बदलेगा, और लिविंग ग्रुप सेम रखेगा तो केटाइन को बदलेगा। दोनों बदल दिए तो हम थ्योरेटिकली आंसर नहीं दे पाएंगे, फिर तो एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, जो कि हमसे पूछेगा ही नहीं। तो SN1 की स्टीरियो को हमने डिटेल में डिस्कस किया है, और ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं क्योंकि नीट 2022 में SN1 की स्टीरियो से क्वेश्चन था, उससे पहले भी यहां पर क्वेश्चन रहे। तो यहां तक या तो आप स्टीरियो में थोड़े कंफर्टेबल हो गए हैं, या फिर वैसे भी कंफर्टेबल हो गए हैं, बिना समझे लिखने की आदत पड़ चुकी, लेकिन अपने को अजीब नहीं लग रहा कि स्टीरियो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हमारे सामने आएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग rate of SN1 reaction, factors affecting rate of SN1 reaction, factors affecting
रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। जैसे SN2 रिएक्शन का रेट किस किस पर डिपेंड कर रहा था? स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्टेट, भाई प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, अल्फा बीटा पर कितनी इंड्रेंस है। उसके बाद सॉल्वेंट क्या है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल पर भी, क्योंकि वहां तो बॉन्ड ही न्यूक्लियोफाइल तोड़ रहा था, तो उसकी कंसंट्रेशन पर भी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल रेट लो एक्सप्रेशन में आया था। और अगर अपन बात करें उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पर भी, मतलब आइडेंटिटी कि न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है या SH माइनस है। और उसके बाद लिविंग ग्रुप एबिलिटी, क्योंकि RDS में ही लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा था। टेम्परेचर तो हल्का सा डिस्कशन था कि सब्स्टिट्यूशन एक्सोथर्मिक होता है तो टेम्परेचर लो रखें। अब इसमें एक फैक्टर गायब हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेट पर तो डिपेंड करेगा कि केटाइन प्राइमरी बन रहा है, सेकेंडरी बन रहा है, टर्सरी, तो डिपेंड करेगा ना RX कौन सा लिया आपने, तो यहां तो डिपेंड करेगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल का SN1 में कोई रोल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जहां अटैक करके बॉन्ड बना रहा था वो फर्स्ट स्टेप है, और रेट लो एक्सप्रेशन में न्यूक्लियोफाइल है ही। गौर से देखिए, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल लेवल पर आपसे पूछे जाएंगे। ये हमारे सामने क्या है? रेट लो एक्सप्रेशन, और रेट लो एक्सप्रेशन में न्यूक्लियोफाइल। सो SN1 रिएक्शन का जो रेट रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इट्स आइडेंटिटी, कि कौन है न्यूक्लियोफाइल से फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो कई बार बच्चे से स्टेटमेंट के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, उसका सिंपल कारण होता है कि वो कॉन्सेप्चुअली वीक है। मास्टर ऐसे पढ़ा रहा है कि उससे मॉड्यूल के क्वेश्चन बन जाए, उससे ELP के क्वेश्चन बन जाए और PYQ बन जाए। 99% स्टूडेंट्स और टीचर्स का फोकस PYQ पर होता है कि देख ये बन गया, ये बन गया। अरे वो आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये आने वाले क्वेश्चन हैं। हर बच्चा अप्रैल तक एक एक PYQ को सॉल्व कर लेता है, लेकिन सिलेक्शन फिर भी नहीं होता। मैं तो मान लेता हूं ऑर्गेनिक में 15 क्वेश्चन आएंगे, 5 PYQ आ भी गए, कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा उनसे, बाकी के 10 का क्या करोगे? तो ज्यादा PYQ खेलने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। जैसे मास्टर जाता है एक्सरसाइज थर्ड पर जाता है, पढ़ाने के बाद तुरंत एक्सरसाइज थर्ड, या हर पहले थ्योरी, फिर नीट 2010, नीट 2022, नीट 2021, बच्चा कर करके खुशियां मना रहा है। और मैं होता फोड़ देता, कुछ नहीं फोड़ता, फूट जाता। ऊपर ही बता के आया कि क्वेश्चन कैसे होगा, लेकिन इस साइकोलॉजी को बच्चा समझता ही। अपनी नोटबुक देख लो, कहीं अपन ने ये नहीं लिखा कि नीट 2000 तब आया तब आया। अपना भाई ओरिएंटेशन ये है ही, सब्जेक्ट को समझेंगे। आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो आ जाएगा। अपन तो आने वालों पर बात करेंगे ना, आए हुए पर क्या बात करनी है? वो तो मैं सोच के आऊंगा कि मुझे कितना पढ़ाना है। चलिए, तो फैक्टर्स में बताइए, सबसे पहला फैक्टर तो क्या रहेगा कि भाई साहब केटाइन कैसा बनेगा, क्योंकि आईडीएस में क्या बन रहा है? केटाइन, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्टेट। स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्टेट सबसे पहला हमारे सामने रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्टेट। दूसरा बताओ, सॉल्वेंट। क्या सॉल्वेंट का रोल है? यहां पर गजब का रोल है भाई साहब। बॉन्ड तुड़वाया किसने है? सॉल्वेंट ने। क्लियर? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, थर्ड हमारे सामने जो रहेगा वो क्या रहेगा? लिविंग ग्रुप एबिलिटी। एक कम हो गया इसमें, न्यूक्लियोफाइल। लिविंग ग्रुप एबिलिटी, किसी भी रिएक्शन का रेट लिविंग ग्रुप पर तभी डिपेंड करेगा जब वो आरडीएस में बाहर निकल रहा होगा। लिविंग ग्रुप एबिलिटी, और इसमें आरडीएस में बाहर निकला है। नंबर 4, टेम्परेचर। आप समझ गए, टेम्परेचर पर तो बहुत ज्यादा बातें हम नहीं करेंगे, लो टेम्परेचर रखना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक। कैसी होती हैं? एक्सोथर्मिक। पहले पर चलने के लिए तैयार हैं आप? स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्टेट लिखिए। स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्टेट लिखेंगे मेरे भाई, जल्दी से लिखिए। इसमें पॉइंट ए, कौन बोल, कम से कम इतना जोर से तो बोला करो मुझे सुनाई दे जाए। बोलने का इंटेंशन क्या होता है कि आपकी बात सुनी जाए। ऐसा बोलते हैं कि मास्टर डिस्टर्ब भी हो जाए और बात भी ना सुने उसको। सबसे पहला फैक्टर रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेट। पहले फैक्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेट। इसमें पॉइंट ए लिखेंगे, इफ ब्रांचिंग इंक्रीजेज एट अल्फा और बीटा कार्बन, if branching increases at alpha or beta carbon, if branching increases at alpha or beta carbon, rate of SN1 reaction increases.
rate of SN1 reaction increases. Rate of SN1 reaction increases. Which position is more sensitive? Alpha, जिस पर लिविंग ग्रुप लगा होगा ना, तो लिख सकते हैं अल्फा इज मोर सेंसिटिव देन बीटा। SN2 में ब्रांचिंग बढ़ने से रेट कम हो रहा था और यहां पर ब्रांचिंग बढ़ने से रेट बढ़ रहा है। लेकिन सर आप कुछ बातें छुपा गए जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे। कौन सी बातें? देखो यहां पर आरडीएस में क्या बना है? कार्बो। तो हमने तो अभी तक पढ़ा है कि आरडीएस में अगर केटायन बन रहा है तो ये जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा रिएक्शन उतनी क्या होगी? फास्ट, क्योंकि स्टेबल केटायन जल्दी बनते हैं, उनको कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए बनने के लिए। सही बात है कि नहीं है? तो दोनों एक ही बात कह रहे हैं, बस आपके समझने का तरीका क्या है? अलग अलग। कैसे? ये देखिए, आप ये भी लिख सकते हो, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, रेट ऑफ SN1 reaction is directly proportional to stability of carbocation, is directly proportional to stability of carbocation. कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और हम समझाएंगे कि ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ेगा केटाइन की स्टेबिलिटी वैसे वैसे बढ़ेगी। चलिए वन बाय वन हम यहां पर बात करते हैं। यहां पर हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं सारे के सारे, तो आप बता पाएंगे मुझे इसको कौन सा हैलाइड बोलेंगे? ये कार्बन है, इसको हम बोलते हैं, स्पेशल नाम देते हैं मिथाइल हैलाइड। पक्का? बताइए, मिथाइल हैलाइड में अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर अल्फा पर कोई भी अल्काइल ग्रुप, कोई ब्रांचिंग नहीं। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें यहां पर H को हटाकर एक अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं इस प्रकार से। अब आप बता सकते हैं ये कौन सा अल्काइल हैलाइड हमारे सामने बन गया है? ये कार्बन कौन सा कार्बन हो गया है? प्राइमरी। तो ये हमारे सामने बन गया है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। क्या मैं सही कह रहा हूं? अब इन दोनों में से बताओ SN1 रिएक्शन का रेट किस में ज्यादा होगा? हटा केटाइन बना, हटा केटाइन बना। तो यहां जब केटाइन बनाओगे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इसको स्टेबलाइज करेंगे। यहां नील बटे सन्नाटा, ब्रांचिंग के बढ़ने से रेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? फिर अगर अपन बात करना चाहें, एक और H को हटाकर क्या लगा देते हैं? CH3। एक और H को हटाकर क्या लगा दिया है? CH3। बताइए ये कौन सा अल्काइल हैलाइड हो गया है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। पक्का? यस। यहां पर अल्फा पर कितने अल्काइल ग्रुप आ गए हैं? 2। देखो, लिविंग ग्रुप को हटा ले, केटायन बना ले, तो 3 और 3 6 अल्फा H आ गए हैं। तो स्टेबिलिटी केटायन की डायरेक्टली बढ़ रही है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बताइए कौन से होते हैं? जो 3 डिग्री कार्बन पर जुड़े होते हैं। तो ये देखो अल्फा पर कितनी ब्रांचिंग आ गई, अल्काइल ग्रुप कितने आ गए हैं? 3। तो ये कौन सा अल्काइल हैलाइड हमारे सामने? टर्सरी अल्काइल हैलाइड। और सबसे ज्यादा स्टेबल केटायन इसी में बनेगा क्या? यस। तो जो बात अपन ने ऊपर लिखी है वो सही है कि गलत है? एग्जैक्टली सही है। मिथाइल हैलाइड से ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा? प्राइमरी। प्राइमरी से ज्यादा रिएक्टिव सेकेंडरी, और सेकेंडरी से ज्यादा रिएक्टिव टर्सरी। हालांकि SN2 टर्सरी देता ही नहीं था, बट SN1 कमाल का देगा क्योंकि इसमें केटायन हाईली स्टेबल। SN1 का रेट देखना हो, अल्फा कार्बन से हैलोजन को हटा ले, केटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा केटायन, रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा। जल्दी जल्दी निपटाते हुए चलेंगे मेरे भाई। निपटा दिया है क्या? SN1 का रेट SN2 से बिल्कुल उल्टा आया है। ये बोर्ड में आने वाले एग्जाम होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। बस यहाँ पर X की जगह CL BR I लगा लगा कर दे देगा, बोलेगा SN1 का रेट बताओ, SN2 का रेट बताओ। ये सीधे आते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, क्योंकि पहला पड़ाव तो हमें क्या पार करना है? बोर्ड। नीट तो बाद की बात में, वहीं पता चल गया कि फेल हो गए तो फिर क्या करोगे आगे जाके? अगली बार की तैयारी करनी पड़ेगी। बोर्ड में अच्छा स्कोर करोगे, पेपर अच्छा होगा, तभी कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, तभी आगे पढ़ाई कर पाओगे। चलिए आगे बढ़े। अब एक जबरदस्त पॉइंट है जो आपको यहां पर समझना है। अगर 2 प्राइमरी आ जाएं, कैसे आ जाएं? 2 प्राइमरी आ जाएं, जैसे यहां पर आपके सामने हेलोजन लगा दिया, यहां पर हमारे सामने हेलोजन लगा हुआ है। बताओ ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है? प्राइमरी। गौर से देखिएगा, यहां पर ये प्राइमरी है कि नहीं है?
और यहां पर अगर अपन बात करें, ये भी हमारे सामने कौन सा अल्काइल हैलाइड है? प्राइमरी। दोनों ही गौर से देखो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी प्राइमरी आ जाएं तो फिर आपको कहां से, अल्फा पर तो मामला क्या हो गया है? सेम। तो फिर हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी? बीटा की। पक्का? तो देखो बीटा पर ब्रांचिंग आ गई है, यहां पर बीटा पर ब्रांचिंग नहीं है। तो आप जानते हैं ब्रांचिंग अल्फा या बीटा पर बढ़ेगा तो SN1 रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। दोनों ही प्राइमरी हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और गजब का है भाई। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। कौन सा है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमारे सामने है। और ये भी कौन सा है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। बताओ दोनों में से विच वन विल बी मोर रिएक्टिव? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। पहले और दूसरे में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? पहले वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। जबरदस्त पॉइंट है। यानी कि एक आपके सामने एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा भाई, एक आपके सामने दिया हुआ है ये, जिसको आप बोलोगे नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मैंने आपको बोला था जो कॉमन नेमिंग मैंने पढ़ाई थी, आइसो नियो पेंट, सारी क्या करनी है? रिवाइज। नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और ये हमारे सामने दिया हुआ है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बता सकते हो दोनों में से SN1 में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? प्राइमरी प्राइमरी, दोनों प्राइमरी हैं। अल्फा पर मामला सेम और बीटा पर यहां पर ब्रांचिंग नहीं और यहां पर ब्रांचिंग आ गई, तो रेट इसी का ज्यादा होगा। यस। ये भूलना नहीं, जबरदस्त पॉइंट है। ये आ चुका है जेई मेंस 2019। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये जेई मेंस में आया है, इंपॉर्टेंट ये है ये एनसीईआरटी का ही है। बता दिया है क्या? ये पहला पॉइंट। ए पॉइंट। बी पॉइंट पर आएंगे। पॉइंट बी, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स। Allylic and benzylic halides give SN1 reaction. Give SN1 reaction. Allylic and benzylic halides give SN1 reaction in excellent amount. In excellent amount. मतलब गजब का SN1 रिएक्शन देते हैं इन एक्सीलेंट अमाउंट। क्लियर? चलिए, इसमें कुछ रखने की जरूरत नहीं है। एलाइलिक मतलब समझ गए ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर जो लगा होता है। और ये पर्टिकुलर यूनिट तो कौन सी होती है? एलाइल हैलाइड। इस पर्टिकुलर को तो एलाइल बोलते हैं, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी लगा देते तो एलाइलिक हो जाती। तो ये SN1 बोलता है बढ़िया देता है, जाहिर सी बात है। ये SN2 भी बढ़िया देते थे, अगर आपको याद हो तो। अल्फा कार्बन के बाजू में जब पाई बॉन्ड होता था SN2 बढ़िया होता था, क्योंकि TS को रेजोनेंस स्टेबलाइज बनाता था। यहां पर क्या रहेगा? SN1 को चेक करना है, लिविंग ग्रुप हटा दे, कार्बोकेटाइन बना दे। और शायद अब आपको समझ में आ जाए, क्या समझ में आ जाए? कि कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो बताइए, SN1 रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। केटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा SN1 उतना ही फास्ट। पक्का? तो बाहर कौन निकल जाएगा? X माइनस। ये तो आपके सामने है एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड की एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है। अगर इसकी बजाय आप ये बना देते तो इसको एलाइल नहीं बोलते, हम क्या बोलते? एलाइलिक। ये हमारे सामने होता है एलाइलिक। आपको पहले भी बता चुका हूं, एलाइलिक की कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती। बस ये पता है कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 पर है, बस। वो कुछ भी हो सकता है। ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है। ये दोनों ही कैसे हैं? एलाइलिक। ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है। समझिए मेरी बात को, एलाइल और एलाइलिक में क्या होता है फर्क? ये भी एलाइलिक है। बस एलाइलिक का मतलब इतना है कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 पर है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 पर है। और एलाइल एक पर्टिकुलर यूनिट होती है, ये वाली जो यूनिट है इसको क्या बोलते हैं? एलाइल। डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
तो एक गजब का SN1 देंगे। लिविंग ग्रुप हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। लिविंग ग्रुप हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। लिविंग ग्रुप हटेगा, कार्बोकेटाइन, रेजोनेंस स्टेबलाइज मिलेगा इनमें। तो बढ़िया SN1 देंगे। इसी प्रकार से आप बेंजाइल के केस में भी बात कर सकते हो। किसके केस में बात कर सकते हो? बेंजाइल के केस में बात कर सकते हो। आप जानते हैं यहां तो केटाइन और भी ज्यादा स्टेबल बनेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप लिविंग ग्रुप को हटाओगे तो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्या मुझे बताने की जरूरत है? नहीं, दो कौड़ी की बात है। तो अब ये स्टेबिलिटी बढ़ रही है रेजोनेंस से, ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है? जीओसी। इसीलिए मैंने बोला था कि जीओसी जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आत्मा है। डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए लेकिन इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसका हर जगह। निपटाएंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी निपटाएंगे। जल्दी मतलब जल्दी। जब तक आपको क्वेश्चंस इसके ना दिए जाएं तब तक आप थ्योरी पर हाथ साफ करते रहें। मेरा टीचिंग मेथोडोलॉजी आज भी चेंज नहीं हुआ है। मैं टॉपिक खत्म होने के बाद क्वेश्चन करने में विश्वास रखता हूं ताकि मुझे क्लियर हो कि मुझे क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आज ही अगर मैं SN1 के क्वेश्चन दे दूं ना आपको, सब निपटा दोगे तुम, क्योंकि दिमाग में बातें तर और ताजा हैं। समझ में आया होगा तो ये बात 10 दिन बाद भी याद रहेगी, और वही हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो इस चीज से जज मत क्या करो कि इसके तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं, सब भूल रहा हूं। तो जिसके बहुत अच्छे से समझ में आए थे ना, उसका बैक पोर्शन एक बार उठा के देख लो, साफ। क्या मिलेगा? मैं बता रहा हूं कि तू भूल चुका है, दूसरा आपको इस बात का एहसास ही नहीं होने देगा कि तू भूल रहा है। बस फर्क इतना होता है। निपटा दिया है क्या? अगर बात सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की ही चल रही है, गुरु तेरे इस बात का मैं जवाब देता, ठीक है, क्वेश्चन तेरा बहुत बढ़िया है, जवाब देता मैं, लेकिन दे नहीं पाऊंगा, तेरी हरकतें ही ऐसी थी। आगे बढ़ सकता हूं? अगर सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की ही बात चल रही है, ऑफलाइन मुझसे आके मिलना, बहुत जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दूंगा इस सवाल की। मैं भी इस बहाने तुझसे मिल लूंगा ऑफलाइन में ना, जबरदस्त एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखिए, अगर सर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बातें चल ही रही हैं तो फिर आप सर इसको क्यों इग्नोर कर सकते? अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बातें चल ही रही हैं तो हमको इन जैसों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर आप लिविंग ग्रुप को हटाओगे, SN1 में क्या होता है? लिविंग ग्रुप हटा दे, कार्बोकेटाइन बना दे, यही तो होता है। पक्का? और आप क्यों भूल रहे हो कि यहां पर क्या होगी? बैक बॉन्डिंग है कि नहीं है? गजब की स्टेबिलिटी मिलती थी कार्बोकेटाइन को बैक बॉन्डिंग से। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो दिस कार्बोकेटाइन विल बी हाईली स्टेबल। तो गजब का SN1 रिएक्शन ये देंगे, और आप बैक बॉन्डिंग तो भूल जाओगे, माइनस आई लगा दोगे और क्वेश्चन निपट जाएगा। तो अगर ऐसी बात है तो सर हम इसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? इसके बारे में भी तो हमें बातें करनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं यहां भी लिविंग ग्रुप हटेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा। SN1 का सिंपल सा फंडा है, लिविंग ग्रुप को हटा ले, कार्बोकेटाइन बना ले। पक्का? यस। अब आप जानते हैं बाजू वाले पर क्या है? लोन पेयर। अगर इस पर लोन पेयर है तो यहां पर बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगा, एंड दिस कार्बोकेटाइन विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। दिस कार्बोकेटाइन विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। एक कंपाउंड है जो कमाल का SN2 देता था। क्या? कमाल का SN2, मतलब SN2 बोलता है कि मेरे सामने सब फीके पड़ जाते, इतना गजब का SN2 देता था। और SN2 में भाई साहब सरेंडर कर, क्या कर देगा? सरेंडर। एक कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आया, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच गिव SN2 रिएक्शन इन एक्सीलेंट अमाउंट बट वेरी स्लो SN1। SN2 तो एक्सीलेंट अमाउंट में, मतलब बोलता है कि SN2 में मतलब मैं ही और कोई है ही, और SN1 में क्या कर जाता है? सरेंडर। कुछ याद आ रहा है आपको? एक कंपाउंड बताया था कि जिसके सामने SN2 में सब फिक्के पड़ जाते हैं, यहां पर CH3 की जगह अपन रख देते हैं R, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CO बॉन्ड के बाजू में जब लिविंग ग्रुप होता है तो SN2 में ये सबका पापा है। SN2 में
ये सबका पापा था, गजब का SN2 देता है, मतलब मिथाइल हैलाइड भी इसके सामने फीका पड़ जाता है, बट SN1 में ये सरेंडर कर जाता है। क्या समझा पाएंगे आप लोग? SN1 में क्या होता है, लिविंग ग्रुप हटा ले, कार्बोकेटाइन बना ले। और मैं आपको कैसे याद दिलाऊं कि पोलर पाई बॉन्ड के बाजू में कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल, ये जो केटाइन बनेगा मेरे भाई, ये क्या रहेगा, हाईली अनस्टेबल, पक्का। इसी वजह से ये अच्छा SN1 नहीं देगा। इनफैक्ट इसको SN1 से लेकर जाना ही लिस्ट रिएक्टिव मिलेगा। जब ये SN1 में आएगा क्या मिलेगा, लिस्ट रिएक्टिव। पोलर पाई बॉन्ड के बाजू में केटाइन ना बने, उसका जो पोलर इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, वो उसको हाईली डिस्टेबलाइज करो। क्या क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पॉइंट हमारा कौन सा था, बी। अब आएगा पॉइंट सी। पहले पॉइंट्स कवर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पर आएंगे। इसके सामने लिख सकते हो SN2 गजब का, SN1 नहीं। हाँ 10 पीछे लिख लेना इसके, SN2 गजब का, SN2 में इसका कोई मुकाबला ही, SN2 में सबका पापा है, और SN1 में सरेंडर। SN2 गजब का, SN1 नहीं। हाईली अनस्टेबल केटाइन बनेगा, इंटरमीडिएट क्या रहेगा, हाईली अनस्टेबल। निपटा दिए हो क्या? सी पॉइंट वही आने वाला है जो पहले आप पढ़ चुके हो, एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड को लेकर। तो पॉइंट सी लिखेंगे, एराइल हैलाइड एंड विनाइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स एंड विनाइल हैलाइड्स do not give SN1 reaction. Aryl halides and vinyl halides, aryl halides and vinyl halides do not give SN1 reaction. SN1 रिएक्शन आपके एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड्स नहीं दे पाएंगे। एक बात मुझे बताइए, SN1 और SN2 जहां पर हम किसी लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल, SN1 और SN2 दोनों होने के लिए आपका लिविंग ग्रुप कैसे कार्बन पर जुड़ा होना चाहिए, sp कार्बन पर, sp2 कार्बन पर, या sp3 कार्बन पर? SN1 SN2 तब काम करते हैं व्हेन योर लिविंग ग्रुप इज अटैच्ड टू एन sp3, और एराइल विनाइल में कहां मिलेगा, sp2। तो क्लियर हो गया। देखिए अगर अपन बात करें तो ये हमारे सामने कौन सा हैलाइड है, विनाइल। क्लियर, दिस इज विनाइल हैलाइड, और आप जानते हैं इसके अंदर आपका लिविंग ग्रुप sp2 कार्बन पर है, और sp2 पर होगा तो SN1 भी नहीं होगा और SN2 भी नहीं होगा। रीजन चाहे जो भी हो बाद में आएंगे, लेकिन हम पहले जान चुके हैं कि SN1 और SN2 में हम तब लिविंग ग्रुप को हटाते हैं जब वो sp3 पर जुड़ा हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड। यहां पर भी आपका लिविंग ग्रुप कौन से कार्बन पर है, sp2। तो आप जानते हैं इसके बारे में क्या, नो SN1, SN1 नहीं देंगे, नो SN2 नहीं देंगे। पहले ये समझो, क्योंकि sp2 पर है। क्यों नहीं देंगे वो अब हम समझेंगे, कारण क्या है कि ये नहीं दे पा रहे SN1। SN2 ना देने के कारण हमने पढ़े थे। पहला कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का होना, दूसरा कारण स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होना sp2 के बीच में और हेलोजन के बीच में बना है, तीसरा कारण न्यूक्लियोफाइल का अटैक ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है और बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर देंगे, वापस भेज देंगे। वो SN2 के कारण थे। अब किस पर बात करेंगे, SN1 पर। यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ज्यादा रिएक्टिव नहीं मिलेंगे आपको। पहला दूसरा कारण क्या रहेगा, सेम। बताइए क्या यहां पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, अरे क्या यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, आएगा। तो भाई साहब अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के आने से, तो टूट पाना इतना आसान नहीं होगा। तो पहला रीजन तो यही रहेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जिस बॉन्ड को आप सिंगल समझ बैठे हो वो सिंगल नहीं है। पहला रीजन तो यह रहेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो ये हमारे सामने रहेगा वही स्ट्रॉन्गर CH बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का मतलब ये जो बॉन्ड बना है ये किसके बीच बना है, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp2। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, ज्यादा। ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। आप जानते हैं ना, पहले बात कर चुके हैं, जब लिविंग ग्रुप sp3 कार्बन पर होता है, किस पर होता है, sp3 पर, तो हम SN1 करवा लेते हैं।
क्योंकि ये बॉन्ड बनता है sp3 और हेलोजन के बीच में। और यहां पर परसेंटेज एस करेक्टर 25 और यहां पर परसेंटेज एस करेक्टर 33% के आसपास। मोर परसेंटेज एस करेक्टर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, तो टूट पाना मुश्किल होगा ना, क्योंकि बॉन्ड तोड़कर ही तो लिविंग ग्रुप हटाना है हमको। तो ये दो रीजन तो वही है जो आपने पहले पढ़े। और तीसरा रीजन एक और आपके सामने आ रहा है। आप जानते हैं कि SN1 में लिविंग ग्रुप को हटाकर आप क्या बनाएंगे, कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो ये कार्बोकेटाइन आपके सामने हाईली अनस्टेबल बनेगा। याद कीजिए फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, हमने फिडेलक्राफ्ट में इसको नहीं लिया था RCl के तौर पर। क्यों? क्योंकि हम Cl हटा के केटाइन नहीं बना पा रहे थे वहां पर। तो इनको हेलोजन कंपोनेंट के तौर पर हमने फिडेलक्राफ्ट में इस्तेमाल में नहीं लिया था, कारण था अनस्टेबल कार्बोकेटाइन। तो इसको बेटा हम बोलते हैं फिनाइल केटाइन। इसको क्या बोलते हैं हम? फिनाइल केटाइन। ये हमारे सामने रहेगा फिनाइल केटाइन एंड दिस इज हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल, ये रिएक्शन में इंटरमीडिएट के तौर पर बनना पसंद नहीं करता है, हाईली अनस्टेबल केटाइन बनता है। तो तीनों में से कोई सा भी रीजन आपके सामने फेंक सकता है। ध्यान रहे, हम इस टाइप के केटाइंस को इंटरमीडिएट के तौर पर नहीं बनाते। ये जो केटाइन होते हैं ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। एक तो ये हो गया, दो ये हो गए। ये हम लिविंग ग्रुप को हटाकर इस टाइप के केटाइन नहीं बनाएंगे, बिकॉज दीज कार्बोकेटाइंस आर हाईली अनस्टेबल। बिकॉज दीज कार्बोकेटाइंस आर हाईली अनस्टेबल। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? निपटाएंगे, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ब्रांचिंग डोमिनेट्स और नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, तुम्हें ध्यान नहीं देना, तुम्हें वो छापना है। बता दिया क्या? तो SN1 ना देने का कारण समझ में आ गया हमको। तीनों में से कोई भी रीजन आ सकता है। नॉर्मली बच्चे को ये तो ध्यान रहता है कि फिनाइल केटाइन बनेगा या फिर विनाइल केटाइन बनेगा। इस केस में ये वाला केटाइन बनेगा कि नहीं बनेगा? हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो इनके सामने हिंदी में लिख लो, ये नहीं बनाने इंटरमीडिएट के तौर पर। एरो बेटा नहीं, मैंने रेजोनेंस दिखाया है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर समझाने के लिए मैंने रेजोनेंस दिखाया है कि ये जब लोन पे रेजोनेंस करेगा तो ये बॉन्ड क्या बन जाएगा, डबल। ठीक है, निपटा दिया है क्या? एक और है जिसने SN1 भी नहीं देगा और SN2 भी नहीं दिया था। SN2 भी नहीं दिया था और SN1 भी नहीं देगा, कारण जो भी हो लेकिन नहीं देगा। ब्रिज हेड पर अगर लगा हुआ है, इसके बारे में क्या ख्याल? SN2 इसलिए नहीं दिया था क्योंकि 3 डिग्री था, और SN1 इसलिए नहीं देगा क्योंकि ब्रिज हेड पर कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। नो SN1, नो SN2, ना SN1 होगा ना SN2 होगा। SN2 के ना होने का कारण बताओ, ब्रैकेट में लिखो 3 डिग्री। सिंपल सा है, कॉम्प्लिकेटेड मत करो चीजों को। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिस्ट रिएक्टिव होते हैं SN2 में। सिग्मा स्टार इज कंप्लीटली शील्डेड, हाँ या ना? बिल्कुल सही। SN1 ना होने का कारण, ये कार्बोकेटाइन नहीं बनाना है। ब्रिज हेड पोजीशन के ऊपर ये कार्बोकेटाइन डजंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता, डजंट एग्जिस्ट। ब्रैकेट में लिख लेंगे ब्रैट्स रूल, क्योंकि अभी तक गायब हो चुका होगा वो। ब्रैट्स रूल बताया था ना कि ब्रिज्ड बाइसाइक्लो कंपाउंड्स में अगर रिंग साइज 8 से छोटी है तो आपको ब्रिज हेड पोजीशन पर sp2 नहीं आने देना। ब्रिज हेड पोजीशन पर sp2 नहीं आने देना। निपटा दिया है सभी ने? और धीरे धीरे लिखो। अभी तक हमने एक भी रिएक्शन नहीं की है। क्या पढ़ रहे हैं? थ्योरी। पहले ये क्लियर होगा तभी क्वेश्चंस करने मजा आएगा। जैसे हमने ER में पहले पूरा जाना उसके बारे में, फिर क्वेश्चंस तो मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस है। क्वेश्चंस के थ्रू अगर कॉन्सेप्ट समझोगे तो भाई साहब क्वेश्चन बदला खेल हो जाएगा। क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आए हुए क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देना कि देखो ये आए तो ये कर देना, ये आए तो ये कर देना, क्योंकि मास्टर को पहले पता है कि PYQ में क्वेश्चन है। अपने को इन सब से बचना है। हालांकि आपको इतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा, 2-3 साल बाद समझ में आएगा। नेक्स्ट, अब हमारे सामने आने वाला है सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर कौन सा रहेगा? सॉल्वेंट। बस वो फैक्टर जो थे वो गायब हो गए।
बताइए सॉल्वेंट का पूरा रोल है कि नहीं है SN1 रिएक्शन में? सॉल्वेंट लिखिए, सॉल्वेंट। पोलर protic solvent is suitable for SN1 reaction. Polar protic solvent is suitable for SN1 reaction. Polar protic solvent is suitable for SN1 reaction. कौन suitable रहेगा? Polar protic. Polar protic solvent is suitable for SN1 reaction. ठीक है, नेक्स्ट इसी में सेकंड पॉइंट लिखेंगे, solvent assist the cleavage of CX bond. Solvent assist the cleavage of CX bond. यानी कि जो आपका SN1 में CX बॉन्ड टूटा है वो किसकी मदद से टूटता है? सॉल्वेंट की मदद से टूटता है। थर्ड पॉइंट और जबरदस्त पॉइंट है, थर्ड पॉइंट और जबरदस्त पॉइंट है। ये बातें आपको एक्सक्लूसिवली अपनी ही क्लास में देखने को मिलेंगी। विद इंक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, with increase in polarity of solvent, with increase in polarity of solvent, rate of SN1 reaction increases. With increase in polarity of solvent, rate of SN1 reaction increases. Clear? जितना पोलरिटी बढ़ेगा सॉल्वेंट का, SN1 रिएक्शन का रेट उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा पोलर होगा CX बॉन्ड को उतना जल्दी तोड़वा देगा। क्लियर? अब पोलरिटी को आप कैसे देखोगे? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसको देखोगे? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपको 4 सॉल्वेंट दे दिए जाएं, चारों ही पोलर प्रोटिक हैं। कितने सॉल्वेंट दे दे? 4, चारों ही पोलर प्रोटिक हैं, और पूछे बताओ किस में SN1 फास्ट होगा? फैल गया अपना तो राइट। हमें यह तो पता है कि पोलर प्रोटिक होना चाहिए, लेकिन पोलर प्रोटिक में भी तो सब में रेट सेम नहीं होगा, क्योंकि हर किसी की पोलरिटी सेम नहीं है। तो जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? ज्यादा, वहां SN1 क्या होगा? फास्ट। तो आपने जहां लिखा है ना विद इंक्रीज इन पोलैरिटी, पोलैरिटी के नीचे ऐसे करके एरो करके लिख लो क्या? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर? ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि दो आपके सामने जैसे दो चार्जेस हैं, इसको मैं थोड़ा समझा सकता हूं टेक्निकली। ये हमारे सामने पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो जैसे ही ये सॉल्वेंट में जाएंगे तो इनके बीच का अट्रैक्शन सेम नहीं रहेगा, इनके बीच का अट्रैक्शन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए दो चार्जेस हैं इस प्रकार से, देखो ये है Q1, ये है Q2, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन राइट नाउ कितना है? F। अगर इन दोनों चार्जेस को किस में डिप कर दिया जाए? वाटर में, तो चार्ज फोर्स सेम रहेगा क्या? नहीं। क्या हो जाएगा? ये होता है सॉल्वेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कमाल। तो पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी फोर्सेज को उतना क्या कर देगा? वो वीक कर देगा। तो SN1 क्या हो जाएगा? फास्ट, बॉन्ड खटक से टूटेगा। ठीक है, बस इतना ही था सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बताने की जरूरत तो नहीं है ना? पक्का? चलिए नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट क्या है, मतलब थर्ड पॉइंट, लीविंग ग्रुप एबिलिटी। लीविंग ग्रुप एबिलिटी, आप बताइए रिएक्शन का रेट लीविंग ग्रुप एबिलिटी पर कब डिपेंड करेगा? जब आपका लीविंग ग्रुप RDS में बाहर निकले। अगर RDS में बाहर निकल रहा है तो रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, और RDS में बाहर नहीं निकल रहा है तो रिएक्शन का रेट उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करना चाहें, ध्यान से सुनना, ये हमारे सामने कौन सी रिएक्शन है? SN1 रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक वाटर। तो बताइए यहां पर कैसा चार्ज रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने, अगर आप ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि यहां SN1 होगा, ये मैं बता दूंगा आगे कि कब SN1 होगा, कब SN2, लेकिन उसके बाद ये भी तो पता होना चाहिए कि SN1 होता कैसे है। तो SN1 कैसे होता है बेटा? ये जो आपका लीविंग ग्रुप है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को समेटेगा और निकल जाएगा। बताइए यहां पर निकल गया तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? कार्बोकेटायन। पक्का? साथ में कौन बनेगा? X माइनस। अगले स्टेप में कार्बोकेटायन का दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियो, और वाटर की अमाउंट ज्यादा है तो ये अटैक करके क्या बना लेगा? बॉन्ड। पक्का? SN1 इज ए मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो बताइए कौन सा स्टेप इसका RDS होता है? दिस इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड यू कैन सी कि RDS के अंदर CX बॉन्ड टूट रहा है।
तो लिविंग ग्रुप जो है आपका वो आरडीएस में बाहर निकल रहा है। तो जितनी जल्दी निकलेगा रिएक्शन उतनी फास्ट, और जितनी जल्दी वो निकलता है जो जितना ज्यादा स्टेबल एनायन बनता है, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, बेटर विल बी द लिविंग ग्रुप। अब क्वेश्चन कैसे आपसे निपटवाएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऐसे देगा, यहां पर Cl, यहां पर Br, यहां पर I, आपसे पूछेगा कि भाई साहब रेट बताओ। इस प्रकार से वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है। रिएक्शन कहां से जा रही है, SN1। रिएक्शन अभी मैं बता रहा हूं SN1, बाद में आप आइडेंटिफाई कर लोगे कहां से जा रही है, SN1। अब देखो इसके अंदर अगर आप गौर से देखोगे तो सॉल्वेंट क्या कर दिया है, सेम सेम है, बनने वाला केटाइन भी क्या है, लेकिन फर्क किसका है, लिविंग ग्रुप का। यहां पर कौन है, Cl, यहां पर Br, यहां पर I। बताइए जल्दी कौन निकलेगा, I, क्योंकि जो बॉन्ड टूट रहा है तो ये जो CX बॉन्ड टूटेगा, इसके केस में कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कार्बन का कौन सा रहेगा 2p, और उसका कौन सा रहेगा, क्लोरीन का 3p। पक्का, यहां पर 2p 4p, यहां पर 2p 5p। तो जो बॉन्ड टूटता है आरडीएस में, अगर वो वीक होगा तो जल्दी टूटेगा, रिएक्शन क्या जाएगी, फास्ट। तो यहां पर जैसे ही आप रिएक्शन करवाओगे, ये केटाइन बनेगा, साथ में कौन बनेगा, Cl माइनस, ये केटाइन बनेगा, साथ में कौन बनेगा, Br माइनस, ये केटाइन बनेगा, साथ में कौन बनेगा, I माइनस। बताइए यही आरडीएस है। केटाइन तो सबका क्या बन गया, सेम, लेकिन लिविंग ग्रुप तो सबका अलग अलग है कि नहीं है। तो अगर रिएक्शन का रेट कंपेयर करवाए, इसको बोले R1, इसको बोले R2, इसको बोले R3, तो सबसे ज्यादा R3, उसके बाद R2, उसके बाद दो कोड़ी का सवाल है। यानी कि अगर अपन बात करें रिएक्टिविटी इन SN1, रिएक्टिविटी इन SN1, तो बता सकते हैं RF आपके सामने दिया हुआ है, RCl आपके सामने दिया हुआ है, RBr आपके सामने दिया हुआ है, RI आपके सामने दिया हुआ है। सभी सेम रेट पर रिएक्शन करेंगे क्या, R तो सब में क्या है, सेम, लिविंग ग्रुप अलग है। क्या लिविंग ग्रुप आरडीएस में निकल रहा है, यस। तो Cl जल्दी निकलेगा फ्लोरीन से, और Br ज्यादा निकलेगा क्लोरीन से, और I जल्दी निकलेगा किससे, आयोडीन से। उम्मीद करता हूं SN2 में भी यही रेट आया होगा, क्योंकि चाहे SN1 हो चाहे SN2, दोनों में ही लिविंग ग्रुप आरडीएस में निकलता है, और दोनों ही रिएक्शन का रेट लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड करता है। छापिए, आगे बढ़िए। जल्दी जल्दी निपटाएंगे मेरे भाई। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द रिएक्शंस। हम क्या शुरू कर देंगे, रिएक्शन शुरू कर देंगे। अभी तक तो सारा मामला क्या चल रहा है, थियोरेटिकल। अभी आपको नहीं पता चल रहा है कि क्या समझ में आया क्या नहीं आया, सच बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चंस आएंगे तब पता लगेगा कि चीज क्लियर हुई या नहीं हुई। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रैल जब आएगा ना, उस महीने में कम से कम दिन के 300 से 400 क्वेश्चंस जो बच्चा करेगा वो सिलेक्शन के बारे में सोचेगा। 300 से 400 कर रहे हो, ये भी सिलेक्शन होने की गारंटी नहीं है। और तुम केवल थ्योरी पढ़ के सोच रहे हो कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई साहब बहुत अलग लेवल की बीमारी लग चुकी है आपको। वो प्रो 1 में बैठे हैं बच्चे, प्रो 2.0 में बैठे हैं, 3-3 4-4 साल से पढ़ रहे हैं। ये सब तो उनको आता है थ्योरी, तो जो मास्टर पढ़ाता है वो ऑलरेडी जानते हैं। वो घर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं आ रहे। और हम सोच रहे हैं कि बस ऐसे हो जाए। ये जब बच्चा पहली बार पेपर देता है ना, तो उसको लगता है मेरा तो हो ही जाए। ये जो बात कर रहा है वो बाजू वाले की बात कर रहा है, मेरा नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी तो किस्मत कमाल की। तो मैं बता दूं कि 98% लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो 98% लोगों की किस्मत तो खराब नहीं हो सकती, किस्मत के अलावा भी पढ़ना पड़ेगा। निपटा दिया है क्या, निपटा दिया है क्या। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। अब नीट और बोर्ड लगभग क्या है, सेम। कई बार ऐसा होता है सीबीएसई बोर्ड अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है, नीट हल्का पूछता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड का क्वेश्चन क्या होता है, बेहतरीन। लिखिए, सिंस लिविंग ग्रुप लिव, सिंस लिविंग ग्रुप लिव्स इन आरडीएस, सिंस लिविंग ग्रुप लिव्स इन
आरडीएस। लिविंग ग्रुप किस में बाहर निकल रहा है? आरडीएस में। सिंस लिविंग ग्रुप लिव्स इन आरडीएस, हेंस रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि क्यों डिपेंड करता है। हेंस रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, हेंस रेट ऑफ SN1 रिएक्शन depends upon leaving group ability. Hence, rate of SN1 reaction depends upon leaving group ability. कल आपसे पूछेगा, ऐसे दे देगा, स्टेटमेंट कैसे आती है पता है तुमको? स्टेटमेंट 1, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इज, ये आप जानते रेट तो बिल्कुल। स्टेटमेंट 2 देगा, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन लीविंग ग्रुप एबिलिटी। तो अब ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और दूसरी स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की भी सही एक्सप्लेनेशन है। स्टेटमेंट में इसलिए बच्चा फंसता है क्योंकि सारे क्वेश्चन जुगाड़ से करता है। जहां मास्टर जुगाड़ लगाए हाथ जोड़ लो कि माफ करो, तुम्हें अभी नहीं पता है। दूसरी तीसरी साल वाला बच्चा जानता है कि माफ करो, ये जुगाड़ सुन सुन के क्या हो गए परेशान। पहले तुम जुगाड़ देते हो, फिर जुगाड़ को भी याद करने के लिए एक और जुगाड़ देते हो, ट्रिक को याद करने के लिए भी कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर लिख देंगे, फिर खत्म हो जाएगा। टेम्परेचर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर। बस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पर करवाई जाएंगी? लो टेम्परेचर पर। इतना सा पॉइंट है। टेम्परेचर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास।